हेलो दोस्तों। डेली प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों के लिए रीजनिंग का आता है उसमें कवर होता है आपका आरआरबी, एसएससी और कांस्टेबल के लेवल के सारे एग्जाम्स, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम होता है। चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बढ़िया लगेगा ना सेशन तो यार लाइक करके जाना और शेयर कर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उसने कहा नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है। ऐसा जो क्वेश्चन होता है वो एसएससी का फेवरेट होता है। एक जरूर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो जब भी आपके पास ऐसे तीन त्रिभुज होते हैं, दो ऐसे एक दूसरे को कंबाइन करते हैं और बीच में से एक त्रिभुज ऐसे निकलता है, तो वहां से हमेशा याद रखना कि छह तो बड़े त्रिभुज आपको मिल जाते हैं स्टार्टिंग में ही। वो हमेशा के लिए याद रखने के लिए समझो, एक बड़ा त्रिभुज है, अगर इसमें से बीच में से ऐसे रेखा जाएगी तो एक ये छोटा मिलेगा और एक ये पूरा बड़ा हो जाएगा, तो दो मिल जाते हैं। तो आप यहाँ देखें इस बड़े त्रिभुज के अंदर ऐसे ही एक रेखा गई है, इसमें भी ऐसे ही एक बड़ी रेखा गई है, ऐसे ये बीच में से। तो चार तो ये हो गए। चार होने के बाद आपको दो ये ऐसे मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये कंबाइंड होके, तो ये छह त्रिभुज आपको हमेशा याद रखने, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उससे अलग दो त्रिभुज ये पकड़ने हैं, ये देखो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ एक और एक यहाँ एक, तो ये टोटल आपके हो गए 8 त्रिभुज। ये 8 त्रिभुज होने हैं। इसके बाद आपको सिर्फ कोने पकड़ने हैं और कोने काउंट कर लेने हैं। कोना जैसे ये कोना, एक इस कोने पे गए दो, इस पे 3 4 5 6, अंदर जाएंगे तो 7 8 9 10, ये 10 छोटे त्रिभुज मिलते हैं। 8 बाहर से आपको मिल गए, 18 त्रिभुज यहाँ टोटल होते हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे से विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इसे निकाल पाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर, टेबल, लालटेन का आपको एक वैन आरेख से संबंध दर्शाना है। अब वैन आरेख से संबंध जब हम दर्शाते हैं तो हम ये देखते हैं एक दूसरे से वो कैसे संबंधित हैं। जैसे घर और टेबल, अगर टेबल नहीं होगा तो घर बन जाएगा ना, अगर घर होगा तो टेबल की जरूरत नहीं है ना, और दोनों हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं है। जब एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं है तो वो एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। अगर ये घर के लिए हम आरेख बना रहे हैं तो हम ये टेबल के लिए बना सकते हैं, ठीक है। और लालटेन का भी इन दोनों से कोई संबंध नहीं होता, ना पहले से ना दूसरे से, इसलिए वो लालटेन अलग बनेगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका बड़ा यूज होता है जब हम जो है कथन निष्कर्ष करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। यहाँ अल्फाबेट की एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, पहले लेटर को पहले से, हर किसी के पहले लेटर से रिलेट करते हुए जाना और पहला लेटर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ सी 3 नंबर पे होता है, एफ 6 पे होता है, आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है। तो ये देखो क्या पैटर्न है, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। अब 15 पे होता है ओ, तो इसलिए हमारा जो आंसर है ओ से स्टार्ट होगा, तो बी वाला तो आंसर नहीं होगा। अब वाई की बात करते हैं तो वाई 25 पे होता है बच्चों। अब यहाँ है टी, टी 20 पे होता है, फिर ओ है ये 15 पे होता है, फिर ये 10 पे होता है, तो इसका मतलब 5 पे आएगा, और 5 पे होता है ई। पहला लेटर ओ, दूसरा लेटर ई। ओ और ई से स्टार्ट होने वाले ये दो ऑप्शन हैं, तो ये हटा देते हैं। यहाँ डी है ये 4 पे है, एच जो है वो 8 पे होता है, एल जो है वो 12 पे होता है, पी जो है 16 पे होता है, फिर 20। तो 20 पे हमें देखना है, 20 पे टी होता है और टी हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आप लोग वेन आरेख से भी कर सकते हैं और एजम्पशन से भी कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे ना, कथन निष्कर्ष की जो भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम टाइम हम उन्हें वेन आरेख से लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे दो चीजें होती हैं। एक तो ये पीछे गया वेन आरेख के क्वेश्चन ये तैयार हो जाते हैं, और दूसरा वहीं से हमें इसी से समझने की एक समझ मिल जाती है, जिससे हम लोग इनके क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे कथन में कह रहे सभी कवि पाठक हैं, तो आप कवि बनाओ और ये सारे के सारे जो कवि है ये पाठक होंगे, तो इसका मतलब ये आरेख पाठक के अंदर आएगा, ऐसे होता है। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं, वो याद रखना है। तो अगर उसने कहा सभी कवि पाठक हैं, तो अंदर से बाहर जाने पे सभी आता है, लेकिन बाहर से जब आते हैं अंदर की तरफ, मतलब पाठक का कवि से जब रिलेशन बनाएंगे तो हम कहेंगे कुछ, ये हटा देते हैं, वैसे इसका आरेख नहीं, कुछ पाठक कवि हैं। और यहां क्या है, जब अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या कहेंगे, सभी कवि पाठक हैं। अब उसने कहा कोई भी पाठक समझदार नहीं है। अगर पाठक समझदार नहीं है ये अलग बनेगा पाठक से, और कवि पाठक के अंदर आता है तो कवि का भी इससे रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। उसने कहा कोई भी कवि समझदार नहीं है, तो ये कवि है और समझदार यहां है,
तो समझदार कवि नहीं है, तो इसका मतलब ये बात सही है, ऑप्शन 1। सभी पाठक कवि हैं, सभी पाठक कवि नहीं हो सकते। मैंने कहा बाहर से अंदर जाने पे कुछ पाठक कवि होंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी आ सकता है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो केवल निष्कर्ष ए जो है यहां फॉलो करता है। ये आपका जो है एनालॉजी का क्वेश्चन होता है। देखिए लिखा है प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी फाइंड कीजिए, और ये है अल्फाबेट एनालॉजी। जैसे ई से हमारा एफ बना है, जी से आई बना है, आई से एल बना है, ऐसे करके हमें देखना हर एक लेटर को कंपेयर करके। जरूरी नहीं कि पहला पहले से ही रिलेट हो, बट मैक्सिमम केसेस में होता है। जैसे ई 5 नंबर आता है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम अल्फाबेट के नंबर्स लिखेंगे और नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एफ होता है 6 पे, ठीक है, जी होता है हमारा 7 पे, आई होता है हमारा 9 पे, यहाँ आई 9 पे है, और यहाँ एल होता है 12 पे, फिर एम 13 पे होता है, क्यू होता है 17 पे, फिर पी 16 पे होता है, और यू जो है हमारा 21 पे होता है। तो अब आप यहाँ देखिए 5 से पहले को रिलेट करूँ तो 6, एक ज़्यादा, तो एफ 6 पे है तो 7 वाला आएगा एफ से जी, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ 7 से मैं 9 पे गया तो 2 का अंतर, एच कितने पे होता है 8 पे, 8 और 2 10, 10 पे होता है जे, ठीक है। तो जी जे से स्टार्ट होगा आपका आंसर, वो है ऑप्शन ए में। तो इस तरीके से आप लोग आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, आगे करने की जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन सिर्फ एक ही मैच होता है ऐसे। उसने कहा निम्न श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कोई एक गलत नंबर होगा, उस नंबर को हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या पैटर्न बना हुआ है। जैसे 49 से 49, फिर 50, फिर 54, 60, 79, 104। तो मतलब यहाँ बहुत बड़ी सी कोई संख्या नहीं है, सारी संख्याएं 49 से स्टार्ट होकर उसके आसपास ही बढ़ती हुई जा रही हैं। तो जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो सिर्फ अंतर का क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ देखिए अंतर क्या है, 0, और 0 का अंतर हमेशा क्या होता है, 2 तरीके से आता है, या तो मैंने 1 का वर्ग करके 1 माइनस किया हो, या फिर मैंने 0 का ही वर्ग किया हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 49 और 1 50, यहाँ 1 है, 1 क्या होता है 1 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 का वर्ग, यहाँ 1 का वर्ग, तो आगे इनके अंतर में 2 का वर्ग होना चाहिए, 2 का वर्ग 4 होता है, और देखो इन दोनों के बीच का अंतर भी 4 है। तो फिर आगे तो 3 का वर्ग होना चाहिए, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो इन दोनों में 9 का अंतर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ 6 का अंतर है। तो इसका मतलब ये पद गलत है। 54 और 9 63 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 63 होना चाहिए था। लेकिन जो हमने अभी तक फॉलो किया उसको आगे एक बार चेक करेंगे। तो पहले 0 का वर्ग था, फिर 1 का वर्ग था, फिर 2 का वर्ग था, फिर 3 का वर्ग, अभी होना चाहिए 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है 16। अब 63 में 16 जुड़ के अगर 79 आता है तो ठीक है, 16 जुड़ के 79 ही आता है, तो इसका मतलब 60 गलत है, यहाँ 63 होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधु के दाईं तथा सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है। तो यहाँ आपके पास मधु, सुधा, रानी और मालती और सुधा यहाँ बैठे हुए हैं। अब यहाँ से जितने व्यक्ति बैठे हैं उनको एक एक करके हम अरेंज करेंगे। तो हो सकता है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि भाई आप लोगों के पास टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले आप व्यक्ति का पता करेंगे, जैसे मैंने किया है। तो यहाँ टोटल 5 व्यक्ति हैं, तो 5 आपको प्लेसेस बनानी है, एक प्लेस, 2, 3, 4, 5। अब ये आपका दायां है राइट हैंड मतलब, और ये लेफ्ट हैंड है, तो उसका भी दायां और बायां हम ऐसे ही मान के चलेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है मधु के दाईं तथा सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है, यदि मधु और रानी के बीच मालती बैठी है। अब देखो मधु के दाईं ओर बैठी है रानी, है ना, तो मैं मधु को सबसे इधर बना लेता हूँ, और जैसे जरूरत होगी तो मैं इनको इधर खिसका सकता हूँ जगह को, ठीक है। तो उसने कहा मधु और रानी के बीच मालती बैठी है, और मधु के दाईं तथा सुधा के बाईं ओर रानी बैठी है, तो रानी और मधु के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए, ये रहा, क्योंकि उसने कहा मधु और रानी के बीच मालती बैठी है, तो मालती यहाँ बैठनी चाहिए फिर, है ना, ये मालती बैठ गई यहाँ रानी हो गई। लेकिन स्टार्टिंग में उसने क्या कहा था मधु के दाईं ओर, तो मधु के दाईं ओर देखो रानी बैठ गई, लेकिन उसने कहा सुधा के बाईं ओर भी है ये, ठीक है। तो सुधा या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है, क्योंकि बाईं ओर तो दोनों ही तरफ से बैठेगा उसके। लास्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ो, रानी और सीता के बाद बीच सुधा बैठी है, तो रानी और सीता को अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तभी सुधा उनके बीच में बैठ सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सुधा बैठी है। ऐसे करते हैं भाई सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो सबसे बाईं ओर, बायां इधर है, तो सबसे बाईं ओर मधु बैठी है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारी चीजें आपको। यहाँ उसने कहा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही, आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। अब अगर मैं देखूं रेखा, कोण, वर्ग, त्रिभुज, तो आपको समझ में आएगा यहाँ रेखाओं से संबंधित है। ये रेखा है तो इकलौती रेखा की बात करेंगे। कोण है वो कम से कम 2 रेखाओं से बनता है। त्रिभुज है वो कम से कम 3 रेखाओं से बनता है। वर्ग है वो कम से कम 4 रेखाओं से बनता है। तो बढ़ता क्रम क्या हुआ, एक रेखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो एक रेखा ये हो गया, 2 रेखाओं से कोण बनता है, 3 से आपका त्रिभुज बनता है, 4 से वर्ग बनता है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 4 3, ये हो गया उनका बढ़ता क्रम। 1 2 4 3 जो है वो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ आपसे कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, हमें बताना है कि जहां क्वेश्चन मार्क है वहां क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क है आपका यहाँ, ठीक है। अब आप देखो, या तो इसके आंसर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या तो दाएं से बाएं की तरफ आते हैं, तो या बाएं से दाएं की तरफ आते हैं। अब हम देखें, यहाँ सारे एक जैसे नंबर हैं तो इधर जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, जबकि ऊपर से नीचे आने में बड़े से छोटे हो रहे हैं, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे हो जाएं उधर ही हमें आंसर मिलता है। तो हम आते हैं ऊपर से नीचे। अब आप देखें 28 से एकदम 7 आ गया, तो ऐसा जब भी होता है तो हम भाग करते हैं, ठीक है। अब मैं भाग करूं इसको तो 28 भाग 7 कितना होता है, 4। ये देखो, इस 4 को इसमें ऐड कर दूं तो क्या बन गया, मुझे 8 मिल गया। इसका मतलब इसको इससे भाग करना है 7, इसको इसमें जोड़ना है 7 3 10। तो इसको मैं इससे भाग करूंगा 4 आएगा, उसे मैं इसमें जोड़ूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो क्या जोड़ूं, 5 जोड़ दूं, 4 5 9 तभी तो मिलेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 5। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो आपके पास वो कह रहा है इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध जिससे होगा वो हमें फाइंड करना है। आपको हमेशा याद रखना है, जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो एक नज़र हमेशा उनके जो है अंकों पे डालनी है। तो अंकों का योग बहुत कारगर साबित होता है जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती हैं। जैसे यहाँ देखो 1 2 5 7 2 9 9 18, इन सभी अंकों का योग 18 है। तो 7 2 9 10 3 13 और 5 18, देखो इनके सभी अंकों का योग जो है वो इनके अंकों के योग के बराबर है। तो ऐसे इधर देखेंगे 6 2 8 9 17 4 21 और 3 24, जिस ऑप्शन के सभी अंकों का योग 24 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 4 8 3 12 6 18 19 नहीं होगा, 3 3 6 5 11 9 20 4 24, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, इनमें से इस आकृति का कौन प्रतिबिंब होगा इन चारों में से, वो आपको बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। बाकी डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट पाने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो हर एक सेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही हम लोग आपके लिए सेशन अपलोड करेंगे। मिलता है कल फिर नए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू।